डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 11th के अध्याय 8 संस्कृतियों के टकराव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम औद्योगिक क्रांति, एस्ट्रोलैब, तुम्पी नबा, एज़टेक सभ्यता, माया सभ्यता और इंका सभ्यता आदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, ब्राज़ील देश का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा? ब्राज़ील लकड़ी के पेड़ के नाम पर, वहाँ की प्राकृतिक संसाधन के कारण, पर्वतीय क्षेत्र के नाम के कारण या इमारती लकड़ी के कारण? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। हम देखेंगे मध्य अमेरिका के कुछ सुगठित राज्यों के बारे में, जिसमें से एज़टेक सभ्यता, माया सभ्यता और इंका सभ्यता आती है। ये सभ्यताएं उस समय की काफ़ी प्रमुख सभ्यताएं थीं, जिन्होंने उस समय के समाज का गठन किया था। सबसे पहले जानते हैं एज़टेक सभ्यता के बारे में। एज़टेक सभ्यता 12वीं शताब्दी में उत्तर से मैक्सिको को केंद्रीय पार्टी में चली गई थी। एज़टेक समाज में पदानुक्रमित व्यवस्था थी, मतलब पदों के अनुसार व्यवस्था थी। यहाँ पर पुजारी और अन्य सामाजिक समूह भी शामिल थे। एज़टेक ने लेक रीड, मैक्सिको में चिनम्पस अर्थात कृत्रिम द्वीप बनाए थे। इसमें विशाल ईख, मटके, बुनाई और मिट्टी और पौधों के साथ कवर किए गए थे। उन्होंने मकई, सेम, स्क्वैश, कद्दू आदि की खेती की थी और आलू की भी खेती की थी। भूमि पर व्यक्तियों का नहीं, यहाँ पर कुलों का स्वामित्व था। किसानों ने कुलीनता के स्वामित्व वाली भूमि में काम किया था और यह सुनिश्चित किया था कि यहाँ पे सभी बच्चे स्कूल जाएं। यह एक बहुत बड़े विशाल के साम्राज्य की स्थापना की थी, जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल तक फैला हुआ था। यहाँ के लोगों ने, जो शासकों थे, उन्होंने शक्तियों का आनंद लिया और यहाँ की जो महिलाएं थीं, उन्हें भी एक विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया था। यह एक मध्यवर्ती घाटी में ग्रामीण आधार पर स्थापित समाज था, श्रेणीबद्ध समाज था और यहाँ पर हमें श्रेणियाँ दिखती हैं। फिर हम जानते हैं इंका सभ्यता के बारे में। इंका सभ्यता का जो आधार था वह कृषि थी और यहाँ की मुख्य फसलें मक्का और आलू थीं। यहाँ पे केंद्रीकृत समाज था, पिरामिड नुमा ढांचा था और भाषा में यहाँ पे केवचा और दक्ष में ये निर्माता में काफ़ी ज़्यादा दक्ष थे। 12वीं शताब्दी से पहले इंका मैनको केप में कुज्को में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इंका कई वर्गों में विभाजित था। ऊपरी 2 वर्गों ने विशेष सुविधाओं का आनंद लिया, जबकि दास न्यूनतम स्तर पे खड़ा था। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिरामिड नुमा व्यवस्था थी, उसी तरीके से इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। यहाँ की महिलाओं को सम्मान दिया जाता था और इंका समाज में शिक्षा पर विशेष जोर था। इंका समाज में पुरुषों को सैन्य और पुरोहित प्रशिक्षण दिया जाता था। इंका लोगों को एक ईमानदार और पवित्र जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित किया गया है। फिर हम जानते हैं माया सभ्यता के बारे में। माया सभ्यता एक बहुत फेमस सभ्यता के रूप में उभरी है। यहाँ पे जो खेती के तरीके थे वह काफ़ी उन्नतशील तरीके थे, और यहाँ पे वास्तुकला, खगोल, गणित और चित्रात्मक लिपि का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण मैक्सिकन सभ्यता थी जो 1500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। यह 300 से 900 के अवधि के दौरान अपनी चरम अवस्था में पहुंची थी। यहाँ के प्रमुख केंद्र मैक्सिको, होंडुरस, अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला थे। फिर हम जानते हैं खोज यात्राओं के बारे में और उसके परिणामों के बारे में। अमेरिका महाद्वीप की खोज जिसके कारण हुई थी, उसने विश्वव्यापी व्यापार को प्रोत्साहन दिया था। इसके साथ साथ भारत जाने के एक नवीन मार्ग की भी खोज हुई। यूरोप के अनेक देशों, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि में उपनिवेश बनाने और साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा हो गई थी। अमेरिका में यूरोपीय सभ्यता फैलने लगी और इसके साथ साथ ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार हमें देखने को मिलता है, जिससे वहाँ की सभ्यता में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आया था। फिर हम देखते हैं, जैसे कि आप ये देखेंगे, जो टेबल है आपके सामने, वह यूरोप वासियों द्वारा समुद्र में जिस तरीके से यात्राएं की गई थी, जिस तरीके से अमेरिका की खोज की गई थी, उसके साथ साथ फिर उसके बाद जब भारत की खोज की गई, उसके बारे में इसमें पूरी तरीके से दिया गया है। फिर हम देखेंगे दास व्यापार और उपनिवेशीकरण के बारे में। अमेरिका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखा गया है। वहाँ पे उनको खानों, बगानों और कारखानों में काम लिया जाता था। इसके साथ साथ उन्हें वहाँ पे जंगलों की सफाई करने
करवाई जाती थी और वहाँ पर उनसे भूमि पर पशुपालन किया जाने लगा। फिर हम देखते हैं क्रेबाल और ब्राज़ील के बारे में। क्रेबाल ने इस तूफ़ानी समुद्रों से बचने के लिए पश्चिम अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया और वह उस प्रदेश के समुद्र तट के किनारे पहुंच गए जिसे हम आज वर्तमान में ब्राज़ील कहते हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़े नाविक के रूप में क्रेबाल उभरे थे और वह संयोगवश ब्राज़ील पहुंच गए थे। ब्राज़ील में एक प्राकृतिक संसाधन टिम्बर, जो कि इमारती लकड़ी है, उसका पुर्तगालियों ने भरपूर फायदा उठाया था। ब्राज़ील के निवासी लोहे की चाकू, छुरियों और आरियों के बदले में पेड़ों को काटकर उनके लट्ठे बनाकर जहाज बनाने तक जाने के लिए तैयार हो गए थे। हम देखेंगे कि ब्राज़ील के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी उनके ऊपर जो शासन था। मूल निवासियों ने वहाँ के पादरियों को बहुत दुत्कारा था, उनसे वह नाराज़ भी थे और उन्हें कहते थे कि ये किस तरीके की प्रक्रिया वह प्रारंभ कर रहे हैं। वहाँ के मालिकों ने वहाँ पे काम करने के लिए इनकार कर दिया और फिर उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। हम देखेंगे अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना के बारे में। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़े पर आधारित था और यह सैन्य शक्ति के बदौलत हुआ था। प्रारंभ में खोज के बाद छोटी बस्तियां बसानी पड़ती थीं, जिसमें वहां रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों की निगरानी रखते थे। स्थानीय प्रधानों को सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती किया गया और सैनिक दमन और वहां पे बेगारी की व्यवस्था देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं महामारी के बारे में। चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर ढा लिया था क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। ये लोग जब बाहर से आए थे तब उन्होंने वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित किया गया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि बीमारी जो है वह स्पेनियों द्वारा चलाई एक अदृश्य गोलियां थी, जो कि उस समय का अंधविश्वास था, लेकिन यह एक तरीके की प्रतिरोधक क्षमता थी जो वहाँ के रहने वाले लोगों के अंदर विकसित नहीं हो पाई थी क्योंकि वह दुनिया से काफ़ी ज़्यादा दूर थे। वहाँ के लोगों को यहाँ की बीमारियाँ या यहाँ की जो भी चीज़ें थी वह उससे काफ़ी अलग रहते थे, इसलिए उनके शरीर में इस तरीके की एंटीबॉडीज़ नहीं बनी थी। फिर स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र के लोगों को 2 साम्राज्यों को जीता और अपने कब्जे में ले लिया। यह काम हरमन कॉर्टेस और फ्रांसिस्को पिज़ारो का था। उन्होंने अभियानों का खर्चा किया। स्पेन के जमींदार, नगर परिषदों के अधिकारियों और अभिजातों को इसके लिए मजबूर किया कि वह उसका खर्चा उठाएं। फिर हम देखते हैं पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी के बारे में पढ़ते हैं। यह नाविक हेनरी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने नाविकों को जलमार्ग द्वारा नए स्थान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा की और 1415 में शीरीज पर भी हमला किया था। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने अनेक अभियान आयोजित करके अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप में अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाविकों को प्रशिक्षण करने के लिए भी एक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की थी, जिसके फलस्वरूप 1487 में पुर्तगाली नाविक कोविलम ने भारत के मालबार तट पर पहुंचे और वहां पे भारत की खोज में सफलता हासिल करी। फिर आते हैं आज के प्रश्न की तरफ वापस। ब्राज़ील देश का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा था? इसका उत्तर है ब्राज़ील लकड़ी के पेड़ के नाम पर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।